हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग टेस्ट नंबर 9 कर रहे थे, ठीक है। और 120 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 121 से 150 करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को काफ़ी देर पहले ही अपलोड कर दिया था, बट पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया, वॉइस पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं दोबारा वॉइस को ओवरलिप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए हिंदी वाले वर्जन में पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में आपको महामारी लिखा हुआ दिख रहा, जो कि सेम लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें पहले पॉइंट में एपिडेमिक लिखा है और दूसरे पॉइंट में पैंडमिक लिखा है। तो आप लोग इंग्लिश वाला वर्जन ज़रूर देखें, ठीक है, नहीं तो हिंदी वर्जन से गलत हो जाएगा। इन शब्दों का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। 19 के चलते हम लोग इन सब शब्दों से अच्छी तरीके से परिचित हो गए। देखिए इसका जो चैनल होता है वो इस तरह का होता है, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडमिक। जो फिगर में आपको दिख रहा है वो आउटब्रेक का मतलब होता है कि किसी छोटे जगह से किसी भी बीमारी का अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा राइज कर जाना, रोग का बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल जाना। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लें तो वहाँ पे वुहान में जो कोविड-19 के केसेस अचानक से बढ़े, तो उस चीज़ को हम लोग आउटब्रेक बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण का फैल जाना, ठीक है। उसके बाद फिर एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब है कि इसका एरिया बढ़ जाना। जैसे एक राज्य हो सकता है, दो राज्य हो सकता है और एक देश भी हो सकता है, ठीक है। यदि एक देश या एक राज्य या दो राज्य में फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, तो वो फिर बीमारी एपिडेमिक का रूप ले लेगी, ठीक है। और पैंडेमिक आप लोग समझते हैं, इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। जैसे एक देश हो सकता है, दो देश हो सकते हैं, इवन पूरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, पूरा ग्लोब भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 का एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि ये पैंडेमिक की स्थिति में है आज, क्योंकि पूरी दुनिया ही इसको सफ़र कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस था। आपको तीसरे पॉइंट में दिख रहा है एंडेमिक, ठीक है। हिंदी में लिखा है स्थानिक मारी। इसका मतलब तो देखो, आप लोग स्पीसीज इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो आपने इस शब्द का नाम सुना होगा। एंडेमिक का मतलब क्या होता था कि जहाँ स्थानिक मतलब जहाँ की प्रजाति हैं वहीं स्पेसिफिक रीजन की, स्पेसिफिक जगह की यदि वो स्पीसीज़ हैं तो उसे एंडेमिक प्रजातियाँ बोलते थे, ठीक। एग्जाम्पल लें, मलेरिया का एग्जाम्पल लें तो मलेरिया साउथ अफ्रीका तो नहीं बोलना चाहिए, अफ्रीका का क्या है, एक एंडेमिक डिसीज़ है, वहाँ पे ये रहती है, ठीक है। तो मलेरिया एंडेमिक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक। जैसे हम एग्जाम्पल लें स्पीसीज़ के तौर पे या फिर किसी मैटर के तौर पे ही अगर एग्जाम्पल लें, जैसे आइस का एग्जाम्पल ले लें, तो आइस तो अंटार्कटिका पे रहना ही रहना है ना, तो आइस एंडेमिक है अंटार्कटिका की, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को। समझ में आया। एंडेमिक मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन की वहीं रहने वाली बीमारी जिसका संक्रमण बहुत ज़्यादा देशों में नहीं फैलता, सिर्फ वहीं सीमित रहता है, ठीक है। तो उसे फिर एंडेमिक बोलते हैं। जो पहले पॉइंट में जो डेफिनेशन लिखी वो एक्चुअली तीसरे पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। यानी एपिडेमिक में एंडेमिक की डेफिनेशन लिखी है और एंडेमिक में एपिडेमिक की डेफिनेशन लिखी है। तो पहला और तीसरा पॉइंट गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, दूसरा देखो पैंडेमिक देखिए, दूसरा पॉइंट ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए 122वां। आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों को इसमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल के अनुसार इसको लगा देना है। तो बता दीजिए जल्दी से कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए बड़ा है भारत से। जैसे भारत का एरिया कितना है, लगभग हम लोग मोटा मोटा याद करते हैं कि लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बहुत काम भी आता है क्योंकि एनालिसिस करने में आसानी होती है। जैसे कभी कभी किसी में परसेंटेज लिखा रहता है तो आइडिया हो जाता है। जैसे यूएसए का क्षेत्रफल जो है वो 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इंडिया और यूएसए में कितना फ़र्क है, लगभग 3 गुने का फ़र्क है, ठीक है। कजाकिस्तान का जैसे 27 है, अल्जीरिया का 23 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एरिया में हम लोगों ने अरेंज कर लिया। तो सबसे पहले यूएसए हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर कजाकिस्तान, अल्जीरिया, इधर सेकंड पॉइंट बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको फिगर पर देख लीजिए। फिगर पर देखो कनाडा यूएसए दिख रहा। कनाडा तो ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन कनाडा यूएसए से बड़ा है एरिया वाइज, ठीक है। लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 आध लाख का फ़र्क है, ठीक है। ये यूएसए 98 है और वो शायद 99 के करीब है। उसके बाद ऑप्शन में कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान देखो आपको फिगर में दिख रहा, अल्जीरिया दिख रहा, इंडिया दिख रहा। तो फिगर से भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 123 देखिए। 23 में मानसून से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोगों को जल्दी से सीख लेना। एक रनिंग हैंड में मैप बनाते हैं इंडिया का।
इसमें देखिए आपको मानसून के बारे में पता होगा। मानसून यानी जो 1 जून को हमारे यहाँ मतलब केरल में जो एंट्री करता है मानसून, उसको कौन सा मानसून बोलते हैं? उसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी ये मानसून की विंड है, हवाएं हैं, नमी वाली हवाएं हैं जो हिंद महासागर से आती हैं, ठीक। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये एक्चुअली 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, ये आप लोग जानते हैं। पहली ब्रांच को हम लोग वेस्ट बंगाल की ब्रांच बोलते हैं, ठीक, और दूसरी ब्रांच जो है वो अरब सागर की ब्रांच उसे बोलते हैं, ठीक। पहली चीज़ तो है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो अरब सागर की ब्रांच है ये फर्दर 3 भागों में स्प्लिट हो जाती है, 3 ब्रांच में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो वो गलत लिखा है, क्योंकि अरब सागर की जो ब्रांच है वो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्लियर है? तो पूरे इंडिया में सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मानसून रिट्रीट भी करता है ना, वापसी भी करता है, तो फिर वापसी में कुछ एरिया में वर्षा होती है। जैसे पहली स्टेज में यदि हम साउथ वेस्ट मानसून लें तो इस वाले मानसून में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट का जो पूर्वी हिस्सा है यानी पूर्वी ढलान है, वहाँ पे भी नहीं होता है बारिश। तो पहले पॉइंट को सही कर लीजिए। इसमें तो जो 2 शाखाएं लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे 3 शाखाएं होना चाहिए, तो पहला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। मैं ओवरलेप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो को फिर से लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं लिख चुका हूँ पूरा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, तो कहीं कहीं पे ओवरलेपिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। देखो दूसरे पॉइंट में ये बोलने के अरब सागर में उत्पन्न मानसून की एक शाखा जो अरावली नदी के किनारे से गुजरती है। देखो नदी तो होती नहीं है, शायद वो गलत लिखा है। इंग्लिश वर्जन में देखिए, देखो अरावलीज लिखा है, ठीक है। अरावलीज को आप देखो मैप पे यदि मार्क करें तो अरावलीज का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होती है, ठीक है, और पूर्वी भाग में बारिश होती है। अरावली तो मानसून विंड के लिए ऑब्स्ट्रक्ट का काम करती है ना, अवरोधक का काम करती है। तो जब अवरोध कर देगा उसको, विंड्स को, तो वो हवाएं उस तरफ पहुंचेंगी नहीं, तो वो रेनफॉल कहाँ से करेंगी? रेनफॉल नहीं होती है, वेस्टर्न भाग में रेनफॉल नहीं होती है, ईस्ट भाग में रेनफॉल होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप वेस्टर्न घाट का ले लीजिए। वेस्टर्न घाट का जो पूर्वी ढलान है, पूर्वी ढलान के सहारे जो पूरा एरिया लगा हुआ है, क्षेत्र लगा हुआ है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, उसे हम लोग शैडो जोन भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले जोन को शैडो जोन बोलते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, सिर्फ पश्चिमी भाग में बारिश होती है। यानी जो आपका ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, पूर्वी भाग में नहीं होती है। और तमिलनाडु में भी नहीं होती है। तमिलनाडु में कब होती है बारिश? जब मौसम या मानसून जब रिट्रीट करता है, वापसी करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में देख लीजिए, दूसरा पॉइंट में भारी वर्षा लिखा है, देखो तो गलत हो गया, भारी वर्षा तो नहीं होती है। तीसरे पॉइंट को मेजर कर लीजिए। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शैडो जोन में आ जाता है, इस वजह से बारिश नहीं होती है, ठीक है। वहाँ तक मतलब नमी, बारिश इसी तरफ हो जाती है ना, तो उस तरफ हवा में नमी नहीं बसती है, तो बारिश कहाँ से करेंगे? तो इसका केवल 3 सही है, ठीक है, 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान है, कठिन नहीं है। नेपान अगर आप जानते हैं कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और न्यूज़पेपर के लिए फेमस है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की मिल्स बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ प्रिंट की मिल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सही मैच है, नेपान नगर न्यूज़ प्रिंट से सही मैच है। यदि भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में आप लोग जानते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL है। और BHEL काम क्या करती है? बड़े बड़े जनरेटर बनाती है, ठीक है, पावर प्लांट के लिए, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए भोपाल जाना जाता है, तो भोपाल भी सही मैच है। नंगल ये पंजाब में है, ठीक है, नंगल में क्या है? NFL है, यानी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, तो ये भी उर्वरक से, फर्टिलाइज़र से, उर्वरक से सही मैच है, ठीक है। पेरम्बूर कहाँ पे? पेरम्बूर केरल में है, और केरल में क्या है? पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का काम क्या होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं, ठीक है, ऑटो पार्ट्स के लिए नहीं है, ये कोच फैक्ट्री है, यहाँ पे कोच बनते हैं, डिब्बे बनते हैं रेल के। तो तीसरा पॉइंट जो है C पॉइंट वो गलत है, और हम लोगों को गलत है यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ठीक है, C पॉइंट, ठीक, गलत मैच है। और पेरम्बूर कहाँ पे? केरल में। चलिए 125 देखिए। 125 में क्या कर रहा है? ये मृत क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, यानी डेड जोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डेड जोन ओशियन में जो डेड जोन होते हैं
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ पे स्पीसीज जीवित नहीं रह पाती हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे फ्लोरा और फौना को जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए उसको डेड जोन बोलते हैं। वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो क्या डेड जोन बोलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति और जंतु जगत कुछ भी नहीं होता है, ठीक। और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है जिस वाटर में, जिस रीजन में, उसे हाइपॉक्सिक जोन भी कहते हैं, ठीक है। इस शब्द को भी याद रखना क्योंकि हमेशा डेड जोन लिख के नहीं आएगा, हाइपॉक्सिक जोन लिख के आ गया तो कंफ्यूज ना हो, तो ये भी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। मतलब क्षेत्र, विश्व भर में ऐसे महासागरीय क्षेत्र हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये नेचुरली रूप से पाए जाते हैं। ओशियन में बहुत सारे डेड जोन हैं, आप यूट्यूब पे यदि समय रहेगा तो यूट्यूब पे देखना डेड जोन, तो आपको दिखाएगा वीडियो में। तो इसके दोनों पॉइंट ठीक हो गए, ठीक। चलिए 126 देखिए, इसमें क्या है, इसको पढ़िए। देखो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कई बार किया है। हम लोगों ने पॉपुलेशन को जाना था, कम्युनिटी को जाना था, यानी जनसंख्या को जाना था, समुदाय को जाना था, वायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखो जनसंख्या क्या है, कोई एक प्रजाति ले लीजिए, जैसे शेर का ही एग्जांपल ले लीजिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, एक नेशनल पार्क है जहाँ पे सिर्फ शेर हैं, ठीक है, शेर की प्रजाति है। तो उस सिंगल स्पीसीज़ की जो संख्या होगी उसको हम पॉपुलेशन बोल देंगे सिंपली, ठीक है, बहुत आसान है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हिरन का ही ले लो कि जो एक क्षेत्र में सिर्फ हिरन है, तो हिरन की जो संख्या है वो पॉपुलेशन हो गई, ठीक। अब एक एग्जांपल लीजिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हिरन के साथ साथ शेर भी हैं और जंगली कुत्ते भी हैं और तमाम प्रजातियाँ हैं, ठीक है, तमाम स्पीसीज़ हैं। तो उसको बोलेंगे, उन सबको जोड़ देना कि कितने ये नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं, तो वो कम्युनिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी उसे हम समुदाय बोलेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो हम लोग इसको वेन डायग्राम से भी समझ ले रहे हैं तो आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये समुदाय जिस 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 क्षेत्र में हैबिटेट कर रहे हैं वो क्या है, इकोसिस्टम ही है ना, इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम है, अगर दो चार इकोसिस्टम आप एक साथ मिला देंगे तो वो बायोम बन जाता है। यानी बायोम बड़ा क्षेत्र होता है, एक बायोम में 3-4 इकोसिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा रहेंगे बट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बायोम में और इकोसिस्टम में। आपको देखो फिगर में दिख रहा होगा, बायोम दिख रहा है, बायोम का बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, इकोसिस्टम उसके अंदर 4 गोले दिख रहे हैं, वो इकोसिस्टम मैंने दिखाया है। और इकोसिस्टम के अंदर कुछ गोलों में बहुत सारी प्रजातियाँ, मैंने अलग अलग कलर से उसको डिनोट किया है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो कम्युनिटी हो जाएंगी। और इस वाले फिगर में देखिए जिसपे ब्लैक कलर से मार्क है, इसमें सिर्फ रेड कलर की स्पीसीज़ हैं, यानी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक ही स्पीसीज़ है, ठीक है, कोई भी एक स्पीसीज़ है, उसको हम सिर्फ पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिए, सबसे बड़ा बायोम हो जाएगा। अब ऑर्डर देख लीजिए कौन सा ऑर्डर बताना है, तो छोटे से बड़े में बता दो, जनसंख्या हो गया, फिर समुदाय हो गया, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर बायोम, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। चलिए 127 देखिए, कौन सी वृक्ष प्रजाति विश्व की सबसे ऊंची जीवित प्रजाति है। ये सबसे टॉलेस्ट लिविंग ट्री पूछना चाह रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है, सिकोया, ठीक है, याद रखना। इसको हम लोग रेड वुड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और ये पाई कहाँ जाती है, ये प्लांट की स्पीसीज़ कहाँ पाई जाती है, ये कैलिफोर्निया में, ठीक है, इतना क्लियर। इसको फिगर पे देख लीजिए, इसकी 2-3 इमेजेस पढ़िए। देखो ये है सिकोया, ठीक है, कैलिफोर्निया में, जो फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका तना कितना मोटा है और ये कितना बड़ा है। मतलब ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, कॉमर्स पर्पज़ से कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 128 में सेबी की स्थापना बतानी है, आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट फैक्ट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी का काम आप लोग जानते होंगे, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका सारा मैनेजमेंट सेबी देखती है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, अजय त्यागी साहब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129, किसने सबसे पहले इस विचार का खंडन किया कि मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी स्वतः पूर्ण रोजगार प्रदान करेंगे। जस्ट फैक्ट है, इनका प्रिंसिपल याद रखिए, जॉन मेनार्ड कीन्स साहब का प्रिंसिपल था और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये शायद यूके के हैं, ठीक है। चलिए 130 देखिए, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। ड्राइव इन से समझ रहे होंगे कि गाड़ी चल के जाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आजकल एटीएम में भी ये सुविधा है, एटीएम ख़राब रहता है तो एटीएम के बाहर गाड़ी रखी रहती है 4 पहिया की, उसी में एटीएम भी रहता है, लेकिन वो ड्राइव तो नहीं करती है,
लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो ड्राइव भी करेगी, मतलब चल चल के वैक्सीन लगाएगी लोगों को। तो ये जो सबसे पहले शुरुआत की गई इसकी, वो मुंबई में की गई है। ठीक है, अब तो यूपी में भी शायद नोएडा में एक क्वेश्चन था, नोएडा में भी इसको लॉन्च किया था। ठीक, चलिए 131 देखिए, प्रतिष्ठित अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गीता मित्तल जी को मिला है। और गीता मित्तल जी कौन है? ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखना। चलिए 132 देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सिंबल पूछे तो एक प्लस का निशान रहता है और साथ में एक क्रीसेंट भी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। इस फिगर को देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हम कम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 मई को। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 133 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता यानी यूनिटरी फीचर पूछ रहा है। देखो संविधान में 2 तरह के फीचर्स हैं, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए। पहला यूनिटरी फीचर और दूसरे को हम लोग फेडरल फीचर बोलते हैं। फेडरल से हम लोग समझते हैं, फेडरलिज्म पढ़े होंगे ना। फेडरल का मतलब, फेडरल से आप इतना समझ लीजिए कि सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन से, यानी भैया केंद्र तुम अपना काम करो और राज्य हमें अपना काम करने दो। ठीक है, और शक्तियों का अलग अलग विभाजन भी है। 7th शेड्यूल में देखते हो ना, 7वीं अनुसूची में अलग अलग अनुसूची हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक, तो ये यूनिटरी फीचर जो हैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपातकालीन प्रावधान के ले सकते हो, इमरजेंसी प्रोविज़न का ले सकते हो। जब सारी की सारी पावर सेंटर में आ जाए तो उसे यूनिटरी फीचर बोल सकते हो। ठीक है, जैसे फिगर में हमने दिखाया कि सारे चारों तरफ से पावर जो हैं वो एकमुलेट हो रही हैं, आ रही हैं सेंटर की तरफ। तो ये एकात्मक विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान की यदि बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं 352, 356 और 360। ठीक है, तो 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि सारी की सारी पावर सेंटर में आ जाती है। 356 में भी आप राष्ट्रपति शासन देखते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल देखते हैं। तो किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, 2 राज्यों में भी लग सकता है। वो कब लगता है? जब राज्य संवैधानिक प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है, यानी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि फेल हो जाए तो 356 लगता है। और सारा जो कामकाज है, शासन है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है। यानी पावर शिफ्ट हो गई है स्टेट से सेंटर की तरफ। प्रेसिडेंट तो सेंटर का आदमी है ना, तो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये आपातकालीन प्रावधान जो है वो किसका एग्जाम्पल है? यूनिटरी फीचर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, हम लोगों को ये बताना था। बाकी जो पॉइंट्स हैं B और C और D, ये फेडरल फीचर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फेडरल फीचर के। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, यदि देखो C पॉइंट में ये स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा है, यदि यहाँ पे इंटीग्रेटेड न्यायपालिका लिखा होता तो ये एकात्मक विशेषता हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल ECI का ले सकते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव करा रहा है ना, सेंटर का भी करा रहा है, राज्यों का भी करा रहा है। राज्यों का अलग होना चाहिए, लेकिन राज्यों का ECI करा रहा है, एक ही संस्था। CAG का एग्जांपल ले सकते हो, ऑडिट कर रहा है, सेंटर का भी ऑडिट कर रहा है और राज्यों का भी ऑडिट कर रहा है, तो एकात्मक विशेषता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। और स्वतंत्र न्यायपालिका में हमने ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी यदि लिखा है, तो इंटीग्रेटेड लिखा है तब तो वो फेडरल हो जाएगा। ठीक, चलिए 134 देखिए, इंटीग्रेटेड लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। ठीक, 134 देखिए, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख बताना है। देखो आपको सारे पार्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में जल्दी से बताइए। केंद्र राज्य क्षेत्र है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में क्या है? DPSP एक्ट, और पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है, पार्ट 7 है कि नहीं है? पार्ट 7 नहीं है, ये इसको निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, पार्ट 8 में आप लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरीज़ का प्रावधान है। और पार्ट 9 में क्या है? जल्दी से बताइए। पंचायत है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्ट 9A और पार्ट 9B। ठीक है, 9 में तीन भाग हैं, 9A और 9B। 9A में क्या है? 9A में बताइए। 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पार्ट 10। पार्ट 10 में शेड्यूल एरिया से संबंधित प्रोविज़न है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 11 आपको पढ़ना है। पार्ट 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11 में केंद्र राज्य के संबंध है। ठीक है, लेकिन पार्ट 11 तो ऑप्शंस में है नहीं, ये तो पार्ट 9 लिखा हुआ है।
तो पार्ट 11 तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में साथ साथ में ये भी पढ़ना है कि ये जो संबंध पूछ रहे हैं वो कौन से संबंध पूछ रहे हैं, वित्तीय संबंध पूछ रहे हैं। ठीक है, वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध 11 में ना होके पार्ट 12 में है, याद रहेगा। पार्ट 12 में केंद्र राज्य के फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं। ठीक, चलिए 135 देखिए। किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति की स्थापना की? देखिए, समय समय पर बहुत सारी समितियां आई हैं केंद्र राज्य संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। जैसे कुछ समितियां हैं, ये आपको इसके ईयर्स ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि पूछता है, तो इनका ईयर भी याद रखना है। और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं। तो शीतलवाड़ कमेटी जो है वो 1966 की है। ठीक है, राजमन्नार समिति जो है वो क्वेश्चन में पूछा है, ये 1969 की है। सरकारिया कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1988 का है। और पुंछिया है जो सबसे लेटेस्ट है वो 2007 का है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो राजमन्नार समिति है जो तमिलनाडु, किसकी स्थापना की थी, ये तमिलनाडु सरकार ने इसकी स्थापना की थी इस समिति की। ठीक है, चलिए 136 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोनल काउंसिल के बारे में पूछा है। देखो, जोनल काउंसिल टोटल कितनी है, 5 हैं, ये आपको याद रखना है। जोनल काउंसिल में जो चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैन खुद होम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, गृह मंत्री। और इसमें स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है। स्टेट के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो रोटेशनल बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष पूछे हैं क्वेश्चन में, तो अध्यक्ष गृह मंत्री हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अभी लिख के आ रहा हूँ मैं, देख तो लूँ, क्योंकि वॉइस ओवरलैप कर रहा हूँ। हाँ, जोनल काउंसिल क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी मतलब सांविधिक, ठीक है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती हैं, आप लोगों को पता है, जिनका विवरण अगर संविधान में है या फिर बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और सांविधिक बॉडी जो संसद के अधिनियम के तहत लाई जाती हैं, उनको सांविधिक बॉडी बोलते हैं। 137 में ये एडवर्ड टेलर साहब ने हाइड्रोजन बम की स्थापना की थी। ठीक है, मैं पीछे हो गया। 138 में सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा जो हम डिटर्जेंट भी यूज करते हैं, वो भी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो, वाटर में भी सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग रहती है। ठीक है, वाटर जो हार्ड वाटर रहता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, कांच के निर्माण में इसका यूज करते हैं। जल को मृदुकरण यानी सॉफ्टनिंग, यानी इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 139 देखिए। डेंगू आप लोग समझते हैं, डेंगू क्या है, डेंगू वायरस है। ठीक है, डेंगू वायरस है। जैसे मलेरिया की यदि बात करें तो मलेरिया क्या है, मलेरिया पैरासाइट है, पैरासाइट से होता है मलेरिया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहे तो जरूर उसको देखा करो। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में योकोहामा रणनीति को स्वीकार किया गया। पहली चीज़ तो ये, तो योकोहामा जो रणनीति है, यानी योकोहामा स्ट्रेटजी जो है, वो पहली, उसमें हम लोगों को क्या जानना है कि ये नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन से संबंधित है। ठीक है, यानी डिजास्टर को मिटिगेट करना है, रिडक्शन करना है, कम करना है, नेचुरल डिजास्टर जो है। ठीक है, तो पहली बात याद रखना है हम लोगों को कि योकोहामा स्ट्रेटजी किसके लिए, किससे संबंधित है, डिजास्टर रिडक्शन से। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कितना समझ में आया। मैं पहले बोल दे रहा हूँ कुछ बाद में, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता ना, दोबारा ओवरलैप कर रहा हूँ आवाज़ को, तो कोई नहीं, फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आइडिया तो उतना ही। तो योकोहामा रणनीति जो थी, इसके बाद कौन सी रणनीति आई है, इसका नाम है होयोगो फ्रेमवर्क। देखो, आपको पता है कि कुछ टारगेट जब फुलफिल हो जाते हैं तो फिर दूसरे फ्रेमवर्क काम करने लगते हैं, उनका टारगेट फिर अलग हो जाता है। तो ये जो होयोगो फ्रेमवर्क है, ये 2005 से 2015 का इसका टाइमलाइन था। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन ज़रूर याद रखा कीजिए। जैसे SDG का पढ़ते हैं ना, SDG का पढ़ते हैं 2030 तक है टारगेट, तो ऐसे ही योगो फ्रेमवर्क का जो टाइम है 2015 तक है। अब 2015 तक इनका टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर सेंडाई फ्रेमवर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए है,
ये डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, डिजास्टर को रिडक्शन करने के लिए ये सब फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, ठीक है, और सरकारें इस पे काम कर रही हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क का जो टाइमलाइन है वो 2015 से 2030 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। और सेंडाई फ्रेमवर्क किसके स्थान पे आए हैं? ह्योगो फ्रेमवर्क के स्थान पे आए हैं, याद रहेगा। तो दूसरे पॉइंट में देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 ने ह्योगो फ्रेमवर्क का स्थान लिया, यानी दूसरा सही है पहला सही है, दोनों पॉइंट इसके ठीक हैं, ठीक है। चलिए 141 देखिए, 141 में है तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, यानी थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये सेपरेटली भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इसकी टाइमलाइन क्या है, 2017 से 2031, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 से 2031। देखो इसका 2015 से 30, 30 से 45 ऐसे नहीं है, थोड़ा सा हटके है, 17 से 2031 है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसकी टाइमलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्क प्लान में होना क्या है, एक्शन प्लान में होना क्या है, देखो उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि सभी गैर वनस्पतियाँ और गैर पालतू जीवों के संरक्षण के लिए एक भू परिदृश्य दृष्टिकोण को अपनाया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये तीसरी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का ये एक्शन है, यानी सरकारें इस पर काम करेंगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% से अधिक। देखो भौगोलिक क्षेत्र आपको पता है भारत का, देखो यहाँ पे काम आया ना वो फैक्ट, 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, उसका 20% से अधिक क्षेत्रफल प्रभावी वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब 20% है तो हम लोग मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे कि 33 लाख का 20% जितना भी होगा इतने पे प्रभावी वन्यजीव संरक्षण है अभी, यानी दूसरा पॉइंट भी ठीक है। और ये वन्यजीव जो संरक्षण है, मतलब ये किस तरह से है, जैसे आप नेशनल पार्क पढ़ते हो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हो, ठीक है, यही सब इसमें आते हैं वन्यजीव संरक्षण में, ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट ठीक हो गए, सी पॉइंट इसका करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 142 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष यानी सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी ये क्यों मनाया गया 2020 को? देखिए आपको इसके पीछे कुछ 2-3 पॉइंट्स फैक्ट जान लेना चाहिए। आपने आईसी टारगेट्स के बारे में सुना होगा। पहली बात तो ये जाननी है कि आईसी टारगेट जो थे वो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, ठीक है। इसमें 20 टारगेट दिए हैं। नंबर ऑफ़ टारगेट्स कितने हैं, जैसे एसडीजी में 17 टारगेट हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही आईसी टारगेट भी हैं, आईजी टारगेट भी हैं। वो कितने हैं, टोटल 20 हैं, ठीक है। टोटल कितने, 20, ये 20 हैं। और इसकी जो टाइमलाइन है वो कब से कब तक थी, वो 2010 से 2020 तक इसका टाइमलाइन था, ठीक है। और 2020 ख़त्म हो गया, यानी 2020 में ये टारगेट जो हैं वो अचीव हुए नहीं हुए, ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि अभी टारगेट तो अचीव हुए नहीं है, बायोडाइवर्सिटी सुधर थोड़ी ना गई है। तो टाइमलाइन फ़िलहाल हम लोग को इसकी याद रखना है, आईची टारगेट जो थे 2020 तक थे, इसके बाद और कोई टारगेट आ जाएगा तो वो फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2020 में ये इसके टारगेट्स ख़त्म हुए हैं, टाइमलाइन ख़त्म हुआ है, इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया गया है, बस इतना हम लोगों को जानना है। पॉइंट नंबर बी देखिए, पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है, जैव विविधता के लिए वर्ष 2010 में अपनाई गई रणनीतिक योजना वर्ष 2020 में समाप्त हो गई। ये रणनीतिक योजना यानी आईसी टारगेट वाली जो योजना थी, ठीक है, ये इसकी टाइमलाइन ख़त्म हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी ऑप्शंस हो गया। इसमें आईसी टारगेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप लोग टारगेट का नाम लूँ, जैसे पब्लिक अवेयरनेस है, ठीक है, सस्टेनेबल फिशरीज़ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ें ऐसे 20 टारगेट हैं, ठीक। तो इसका बी पॉइंट ठीक हो गया। अब देखो मैंने आगे बोल दिया और मैं पीछे लिख रहा हूँ, तो फिर क्या करें, कुछ और बताते हैं। जैसे इसके टारगेट में 2-3 और जान लीजिए, इकोसिस्टम सर्विस, नॉलेज ट्रांसफ़र, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें। 143 में देखिए, डॉल्फिन वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्थापित की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉल्फिन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये ब्लाइंड होती है, ठीक है। ब्लाइंड नहीं होती है तो मतलब ज़्यादातर तो ब्लाइंड ही होती हैं, ज़्यादातर एक्यूट विजन वाली होती हैं, उनको दिखता कम है, ठीक है। और उसमें से कुछ ब्लाइंड ही होती हैं, अंधी होती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो बिहार ने अभी स्टेबलाइज़ की है, ठीक है, स्टेबलाइज की है, इंपॉर्टेंट है, बिहार का नाम याद रखना। 144 देखिए, कौन सा देश रेशम के सभी 5 प्रकारों का उत्पादन करता है? पहली चीज़ तो ये जानना है हम लोगों को कि रेशम के 5 प्रकार कौन से हैं। तो देखो मैंने नीचे लिख दिए हैं, आप लोग जान लीजिए। पहला जो है सहतूत, ठीक है, पहला जो सिल्क है, सिल्क के जो 5 प्रकार हैं सिल्क के, पहला है मलबेरी सिल्क, उसको सहतूत रेशम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एरी, मूगा, ट्रॉपिकल तसर, टेम्परेट तसर,
ये 5 प्रकार के आपको याद रखना है, जिसमें से शहतूत रेशम जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, लगभग 70% तक। ठीक है, लगभग 70%, सॉरी लगभग 80% इसी का प्रोडक्शन हो रहा है। मलबेरी सिल्क को ही शहतूत रेशम बोलते हैं। ठीक है, और इन 5 रेशम का प्रोडक्शन भी इंडिया करता है, तो इंडिया का सौभाग्य है ये तो सिल्क के लिए। बनारसी साड़ी देखें, बनारसी साड़ी शादी ब्याह करना तो फिर लेना। डी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि इंडिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए 145 देखना। विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल। ठीक, पाम ऑयल का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो इंडोनेशिया है, याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडोनेशिया के बाद फिर मलेशिया का नंबर आता है। ठीक है, तो याद रहेंगे पाम ऑयल। पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? इंडोनेशिया। 146 देखिए, IDI के बारे में पूछा है, समावेशी विकास सूचकांक यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के बारे में हम लोग को जानना है कि इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को रिलीज कौन करता है? WEF। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इसे GDP के विकल्प के रूप में देखा जाता है। देखो GDP से हम लोग क्या मेजर करते हैं? यदि किसी देश की GDP अच्छी है तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं और देश की स्थिति ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक है। और समावेशी विकास सूचकांक को बनाने के लिए भी इस तरह के इंडिकेटर यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक प्रदर्शन मतलब यहाँ का वहाँ का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है। तो पॉइंट नंबर 2 भी सही है। और पॉइंट नंबर 3 2018 में जो रैंकिंग थी भारत की वो 62वीं थी, तो ये पॉइंट नंबर 3 भी सही है, यानी इसमें तीनों पॉइंट ठीक हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 का जस्ट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। DRDO द्वारा विकसित की गई कोविड रोधी दवा यानी एंटी कोविड ड्रग के बारे में पूछ रहे हैं। DRDO ने कौन सी एंटी कोविड ड्रग को भी लॉन्च किया या बनाया, डेवलप किया? इसका आंसर है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। देखो ऑप्शंस भी इतने चालाकी तरीके से बनाए कि कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको डी से यहाँ पर DRDO याद रख लेना तो याद रहेगा, तो आप अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हैं उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। 144 देखिए, 148 महिला एकल फाइनल में मैड्रिड ओपन 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अराइना सबालेंका ने जीता है और ये बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो देख लेना आप। 149 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर पेरिस में। ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी पहुंच जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो 2030 तक इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो 145 मिलियन यानी 145 मिलियन, इतना इन्होंने आकलन किया है। 145 मिलियन का क्या मतलब होता है? लगभग 14.5 करोड़। ठीक है, 14.5 करोड़। ठीक है, तो आंसर इसका C हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ और वहाँ पर लिख बाद में रहा है। चलिए हम भी वेट कर लेते हैं, आप लोग भी देख लो। ये 14.5 करोड़ की हम लोगों ने बात कर ली है। थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो यार माफ़ी चाहता हूँ, इसमें डबल मेहनत होगी इस वीडियो में आज। और ये जो 14.5 करोड़ जो इन्होंने बताया है अनुमान, इसमें दो पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन तो शामिल ही नहीं है, यानी अगर इन दोनों को भी ऐड कर दोगे तो ये संख्या पहुंच जाएगी 40 करोड़। वैसे भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़माना आ गया है। ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कौन लेगा पेट्रोल वाली गाड़ी? है बनना ही बंद हो जाएगा तो अलग बात है। 150 में देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जारी कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसे हम लोग अंदेशा के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, अंदेशा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये टेस्ट नंबर 9 ख़त्म हो गया। टेस्ट नंबर 10 हम लोग कल करेंगे। आप लोगों